हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानी सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जो नायब तहसीलदार का सिलेबस रहने वाला है। जो आने वाली मतलब पोस्टें आ रही हैं, एडवर्टाइज होने जा रही हैं, जो जेकेएसएसबी जल्द ही एडवर्टाइज करेगा। तो उसके लिए मैं कुछ सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सिलेबस ऑफिशियल तो नहीं है, अब इसको अभी तक आप अनऑफिशियल ही मान कर चलें। लेकिन यहाँ से मैं गारंटी से कहता हूँ कि 80% सिलेबस आपका यही रहने वाला है। तो इस सिलेबस से आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि किस टाइप का सिलेबस एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट डेडिकेट हैं इसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, तो वो इस सिलेबस को देखकर अब इसे तैयारी करना स्टार्ट कर लें। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पे भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका जेके एस एस बी JKSSP syllabus for the written test ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। ठीक है, कि जो नायब तहसीलदार की जो पोस्टें आने वाली हैं उसके लिए जो आपके लिए सिलेबस रह सकता है वो नीचे मैं आपको बताऊंगा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस जो ये एग्ज़ाम होगा नायब तहसीलदार का, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिया होगा नायब तहसीलदार का। तो इसमें आपके दो फेस होंगे, तो एक तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव, देन आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है यही डिपेंड करेगा डिस्क्रिप्टिव पे। ठीक है, वो कैसे कि मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मान लो अगर आपने 120 आउट ऑफ 120 ले लिया, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं हुआ तो वो आपके 120 आउट ऑफ 120 किसी काम के नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कि जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा तभी आप क्या करोगे, आपका मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है ये आपका होगा क्वालिफाई नेचर, इसके मार्क्स आपको काउंट नहीं होंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ नीचे यहाँ पे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये आपका इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बताया, ये ऑफिशियल नहीं है, आप अनऑफिशियल समझ के चलो आप इसको, लेकिन यही रहने वाला है। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका यही रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आप फर्स्ट टॉपिक जो देख सकते हो वहाँ पे ये दिया हुआ है, बाद मताला इक्तबास और सही जवाबात। जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए होते हैं, बोला हो जाता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस पैराग्राफ से ढूंढ कर निकालो। ठीक है। तो सिमिलरली उर्दू में भी ऐसा होगा, आपको एक पैरा दिया जाएगा जिसको इक्तबास बोलेंगे, और उसके बाद वहाँ पे आपको उसके मतलब नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, वहाँ से आपको इसके क्या करने हैं, सही जवाब ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके लिए आपको उर्दू की हैंड राइटिंग भी ज़रूरी है और साथ में उर्दू का आना भी, पढ़ना भी, लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो जो कैंडिडेट हैं जिनकी ऑफिशियल उर्दू नहीं, बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये मतलब उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी ये पोस्टें एडवर्टाइज नहीं है, अभी इसको लगभग ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कुछ थोड़ा ही टाइम लगेगा इसको एडवर्टाइज होने में। तो आप अभी से उर्दू की तैयारी करना स्टार्ट कर लें, आप किसी अपनी कोलीग फ्रेंड से या किसी टीचर से आप उर्दू सीखना स्टार्ट कर लें। ठीक है। ये आपको क्वालिफाई नेचर होगा, इसके मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो आप डेली से डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, 1-2 घंटे आप डेली से डेली प्रैक्टिस करें उर्दू की राइटिंग में और उर्दू की रीडिंग में। ठीक है। अब दूसरे टॉपिक हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है इक़्तिबास को मुख्तसर करना, खुलासा और अनवान तजवीज़ पेश करना। ठीक है। तो जैसे आपको पता होता है कि इंग्लिश में कुछ दिया होता है, एक मतलब पैरा पोएम दी होती है, जैसे आप 10th में पढ़ते थे या 12th में, आपको एक थीम सॉरी पोएम दी होती थी, उसके बाद आपको बोला जाता था कि इसकी थीम लिखो। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, कुछ पैरा दिया होगा आपको, तो वहाँ उस पर आपको क्या बोला गया जी, हाँ जी इसको पढ़ के आप इसका खुलासा लिखो कि क्या कह रहा है ये, या फिर ऐसा होगा किसी एक टॉपिक पे आपको बोला जाएगा कि इस पे आप क्या करो, कुछ लिखो। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हो सकता है। ठीक है। तीसरे टॉपिक हम बात करते हैं, वहाँ पे है उर्दू अल्फाज का वाहिद जमा, जमा और जमा। ठीक है। आपको पता है इंग्लिश में जैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सिमिलरली उर्दू में भी वाहिद जमा होता है। ठीक है। तो कई बार आपको क्या होता है कि कुछ वाहिद दिए होते हैं उसके जमा लिखने हैं, कुछ जमा दिए होते हैं उसकी फिर अलजमा लिखने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उर्दू में भी यही होगा। उसके बाद तज़किर व तनीस जुम्ले में इस्तेमाल, कुछ जुम्ले में इस्तेमाल करने के लिए कुछ बोला जाएगा, जैसे हम फ्रेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ ऐसा भी मतलब उर्दू में भी ऐसा होगा। ठीक है। तो गलत जुमलों को ऐसे ही लिखें, जैसे इंग्लिश में आपको क्या दिया जाता है, कुछ सेंटेंस रॉन्ग दिए जाते हैं, आपको बोला जाता है कि इसमें जो एरर है, जो मिस्टेक है, वो फाइंड करो, सेंटेंस को सही तरीके से लिखो। ठीक है। तो सिमिलरली उर्दू में भी ऐसा होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे आपके दोनों मतलब एक तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन भी होगा, साथ में दूसरा पोर्शन भी होगा, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन आप नीचे देख सकते हो, जैसे आपको पता है बनावट के लिहाज से इसमें कितनी किस्में, जैसे हम करते हैं नॉन, टाइप्स ऑफ नॉन, ठीक है। इसी तरीके से माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है। ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी कैफियत हैं, ठीक है ना। जैसे आप वर्ब पढ़ते हो, ठीक है, प्रोनाउन वगैरह पढ़ते हो, सिमिलरली उर्दू में भी इस तरीके का है ये, ठीक है। तरकीब नहवी, ठीक है, इसम फेल हरूफ के इकसाम, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपको पहले रीड करना है, ठीक है। इसका नॉलेज आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका जो एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव वो क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लाइटली नहीं लेना, ठीक है। इसी टाइप का सिलेबस आपका फाइनल भी रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि 80% सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है कि आजकल जेके एसएसबी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ जो पोर्शन है वो कॉमन रह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की, ठीक है। तो आपको पता है इंग्लिश ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ रही है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि इंग्लिश आपकी एनटी में भी होगी, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला, आपके टेंसेस रहने वाले हैं, उसके बाद जंबल सेंटेंस रहने वाला है, उसके बाद नरेशंस हो गया, मॉडल्स हो गया, प्रीपोजिशन होगी, उसके बाद प्रोनाउन होगा, ठीक है। आर्टिकल्स होंगे, ये देख सकते हो आप, कंप्रीहेंशन होगी, ठीक है, प्रोनाउन, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, ठीक है। क्लासेस होंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड अदर मीनिंगफुल सेंटेंस, आइडियम एंड फ्रेजेस। कहने का मतलब क्या है कि जो भी अभी तक आपने देखे होंगे जितने भी जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है, वही इंग्लिश का पोर्शन आपका यही भी रहने वाला है। तो आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर लें, ये भी आपका लगभग 20 या 30 मार्क्स का पोर्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ जैसे जीएस की, जनरल स्टडीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको पता है, ठीक है, कि जनरल स्टडी में क्या क्या हो सकता है। आपको वेरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, उसके बाद इंप्रूवमेंट, ये साइंस का टॉपिक है, तो यहाँ पे इन्होंने जनरल स्टडीज़ की बात की है, ठीक है। तो जनरल स्टडी में ये साइंस के पोर्शन भी डाल सकते हैं, उसके बाद जीएस के पोर्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला साइंस का पोर्शन है, ये आपको पता है एसआई में भी है, फाइनेंस एसआई में भी है, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से आप इसकी स्टडी करो अच्छे से, ठीक है ना, ये आपको टॉपिक देखने को मिल सकता है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी पोर्शन हैं ये आपको रिपीट हो रहे हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा डबल बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप मतलब एक एग्जाम की तैयारी करोगे तो दूसरे एग्जाम की ऑटोमेटिकली आपको तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आस्ते आस्ते स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसके बाद सारे लिक्विड गैसेस, विटामिन, उसके बाद एड्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, या आपका जीएस का इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया, ह्यूमन राइट्स, पंचायत राज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री का आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो जीएस इन्होंने कंपाइल करके डाली है, तो इसमें ये पोर्शन हो सकते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद सार्क हो गया, नैम हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता है ये जो पोस्ट है नायब तहसीलदार की, आपको पता है ये कुछ ना कुछ कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड करती है, ठीक है ना। हमारा जो डेमोक्रेसी कंट्री है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो पोस्टें होती है, इसमें जो पॉलिटी का सिलेबस है वो तो रहने वाला ही 100%, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप मान के चलो कि आगे आपको पॉलिटी आनी ही आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जो इंडिया है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हो सकता है ये भी आपको 20 मार्क्स का पूछ लें, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सिटीजनशिप, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये आर्टिकल 370 है, हो सकता है कि इसके बारे में इस बार ना पूछें, इसका इस बार आपको ये दिया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका आया है, ठीक है, इसके बारे में दे दें, ठीक है ना। या उसके बाद जो पंचायत राज एक्ट 1999 आया, इसके बारे में दे दें, ठीक है। क्योंकि जे की पोर्शन मोस्टली जो मतलब एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है, उनका यही फोकस रहता है कि हम कहीं ना कहीं स्टेट के बारे में ज़्यादा उन कैंडिडेट को अट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ पे आपको पता है कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, हमारी यूटी बन गया, ठीक है। तो काफ़ी चेंजिंग हुई है, कुछ लाज इंप्लीमेंट पहले से भी हैं, कुछ लाज न्यू इंप्लीमेंट हुए हैं, तो वो भी आपने देखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस पर ये पूरा फोकस नहीं करना कि ये आपने रीड करना है। तो यहाँ से अब ये तो टॉपोग्राफी ऑफ जे के स्टडी है, तो आपको पता ही है, कॉमन ये आपको पढ़ना है। क्लाइमेट्स ऑफ का जे के, ये भी टेम्परेट वैली है। उसके बाद जो लद्दाख, अभी तक आपने क्या करना है कि जो लद्दाख का पोर्शन है इसको अभी आप निगलेक्ट करना, अभी तक आपने इसको रीड नहीं करना, क्योंकि जब आपका ऑफिशियल आ जाएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो कॉमन चीज़ें, जैसे आपका क्लाइमेट ऑफ जम्मू, उसके बाद टोपोग्राफी ऑफ जे के स्टेट, ठीक है ना, सॉरी जे के स्टेट, जे के यूटी बोला आप, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट वैली, सब ट्रॉपिकल जम्मू, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है, मेजर रिवर सिस्टम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तो सेम रहने वाला है, ये तो चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, ये लैंड रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, जे के हमारे जम्मू कश्मीर में जब 370 मतलब अबॉलिश हुआ, ठीक है, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, हो गया नेचुरल रिसोर्स ऑफ जे के, ये आप सबको पता ही है, तो आपको रीड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ गया मेंसुरेशन, ठीक है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्केयर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह, ये आप सबको रीड करना है इसके बारे में, ठीक है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, आप 10th की जो बुक ले लो, 10th में आपने पढ़ा होगा, 8 से लेकर 10 तक जितने भी मैथ के ये कंसेप्ट है मेंसुरेशन, आप उसको क्या करो डे बाय डे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वहीं से आपका क्या हो जाएगा, मतलब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये था कुछ आपका मतलब एक जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक को जो मैंने अभी तक आपको बताया है कि इनको आपने अभी से फोकस करना है, ठीक है। अभी से आप इस पे पकड़ बना लो, यही सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि 80% यही रहने वाला है, तो आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर लें आप इसकी, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।